देखिएगा, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही रिलीजन जो है तब स्टार्ट होंगे जब वैदिक एज खत्म हो गया, लेटर वैदिक एज खत्म हो गया, उसके बाद ये रिलीजन आ रहे हैं। कुछ कारण रहे होंगे कि क्यों नया रिलीजन डेवलप हो रहा है कंट्री के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, Buddhism originating from the Indian subcontinent stands as one of the major religions globally, with its influence stretching across vast region of Southeast Asia। कहाँ कहाँ ग्रो करेगा ये बुद्धिज्म? साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, और ये एक मेजर रिलीजन बनेगा। और जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि हिंदुज्म तो बहुत पुराने जमाने से चलते हुए आ रहे हैं, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म होगा जो भी डेवलप होगा। The genesis of Buddhism is intricately tied to the narrative of Siddhartha। कहने वाली बात यह है कि अगर हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो वो किसका नरेशन है यार, किसने डेवलप किया, कौन स्टार्ट करने वाला इंसान है, वो है सिद्धार्थ। वही इंसान बाद में जाके क्या बन जाएगा? गौतम बुद्ध। तो हु लेटर बिकेम रिवर्ड एज द बुद्धा। इन्हीं का नाम बाद में क्या बन रहा है? बुद्धा। द डाइवर्स ट्रेडिशन, the diverse tradition, beliefs, and rituals. The diverse tradition, beliefs, and rituals within Buddhism are credited to the teaching of the Buddha himself। बुद्धिज्म में हम जो भी समझते हैं, जो भी कुछ पढ़ते हैं, वो सब कुछ किसने बताया है? गौतम बुद्ध ने, बुद्धा हिमसेल्फ। अभी तक इस पैराग्राफ में जो याद करने वाली चीज है वो ये है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, और जो भी रिलीजन है वो सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध की रिचुअल्स या फिर उनकी टीचिंग्स पर बेस्ड है। रैंक्ड एज द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन। ये आप ध्यान रख सकते हैं कि बुद्धिज्म जो है वो दुनिया का चौथे नंबर का रिलीजन है। बुद्धिज्म फॉलो क्लोजली बिहाइंड क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड बुद्धिज्म। अब चौथे नंबर पे है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है? तो क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, बुद्धिज्म हो गया। Approximately 7% of the global population adheres to Buddhist principles। 7% लोग बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म रिलीजन को। इन इंडिया, ये करंट टाइम की बात की जा रही है ना अभी के। इन इंडिया वेयर बुद्धिज्म फर्स्ट इमर्ज, एडहेरेंस कॉन्स्टिट्यूट्स 0.7%। ये 0.7 है, ठीक है, 0.7% of population totaling around 8.4 million individuals, with Maharashtra hosting the majority of followers। यानी कहने वाली बात फॉलोअर्स, इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा बुद्धिज्म के फॉलोअर्स जो मिलेंगे आपको वो महाराष्ट्र में मिलेंगे, महाराष्ट्र के एरिया वाले जो भी मिल सकते हैं। और जो पॉपुलेशन है इंडिया में बुद्धिज्म की वो है 0.7। अब थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं बुद्धा के बारे में। गौतम बुद्धा ओरिजिनली नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, तो ये उनका नाम हो गया, सिद्धार्थ गौतम। Was born in 563 BC। अब ये इतना याद रखने वाली बात नहीं है, जैसे कि यूपीएससी ईयर वाइज बहुत ही कम चीजें पूछती है, बट कहीं स्टेटमेंट वगैरह में आपको काम आ सकता है। तो यहाँ पे जो फेल होगा ना, बीसी, बिफोर कॉमन एरा, कहाँ पे बॉर्न हुए? इन लुम्बिनी, विच इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे नेपाल। ये लुम्बिनी है कहाँ पर? नेपाल के अंदर है। हिज पेरेंट्स वर क्वीन माया एंड सिंह शुद्धोधन। तो पापा मम्मी का नाम है शुद्धोधन और माया। बिलोंगिंग टू द साक्यन किंगडम, साक्य किंगडम से ये बिलोंग करते थे। एंड द क्षत्रिय क्लैन, और क्षत्रिय मतलब जो आप क्लैन बोलते हैं वो है। His birth occurred on the auspicious day of बैसाखी पूर्णिमा। देखिए जितने भी चीजें बॉक्स में लिखता हुआ जा रहा हूँ ना, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इन चीजों को, मतलब वो एक तरीके से आपको याद ही रखनी होंगी। तो इनका जो बर्थ हुआ है वो कब हुआ है? बैसाखी पूर्णिमा के दिन। देन सिद्धार्थ वाज मैरिड टू प्रिंसेस यशोधरा, ये इनकी वाइफ का नाम है यशोधरा, और इनका बेटा जो होगा वो होगा राहुल। अब यहाँ पे काफी कुछ है पेज में याद करने के लिए। पहला कि गौतम बुद्धा का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम, जो कि हमने ऊपर ही पढ़ लिया था एक बार। बॉर्न कब हुए? 563 बीसी में। कहाँ पर? लुम्बिनी में। लुम्बिनी करंट टाइम में कहाँ पर है? नेपाल में है। पापा मम्मी का नाम, इनके फादर और मदर का नेम माया और शुद्धोधन। कौन से क्लेन से बिलोंग करते हैं? क्षत्रिय क्लेन। कौन सा किंगडम है? शाक्य किंगडम। फिर कौन से दिन बॉर्न हुए? बैसाखी पूर्णिमा।
वाइफ का नाम यशोधरा, बेटे का नाम राहुल। इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस पे में है आपके सामने। ठीक है, अगर आपको फोटोज वगैरह देखनी है तो ये फोटोज तो वैसे तो देखी होगी आप लोगों ने। ये बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, ये उनका मेन जो लाइन बोलते थे वो ये लाइन है। आगे देखिए, एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ गौतम डिपार्टेड फ्रॉम हिज होम राइडिंग हिज हॉर्स कंथका, मतलब हॉर्स का नाम है ये घोड़े का, अकम्पनीड बाय हिज चैरिटियर चना, ये उनका चैरिटी रथ चलाने वाला इंसान है। ही embarked on a quest of uncover the truth of existence, spending the next 6 years as an ascetic wanderer, का मतलब होता है धर्म के बारे में या फिर घूमते रहे भटकते रहे ज्ञान के लिए। इवेंचुअली ही अराइव्ड इन गया बिहार, और फिर वो फाइनली कहाँ पहुंचे, गया बिहार में पहुंचे। वेयर ही सेटल्ड बीनीथ अ पीपल ट्री, जहां पर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। Deep in contemplation, he renounced all worldly attachment and attained enlightenment, discovering the secret of genuine happiness। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, इन्होंने अपनी सारी की सारी जो दुनिया में जितनी भी इच्छाएं वगैरह होती है, जो मतलब पाना चाहता है इंसान, वो सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया है। और फाइनली जितने भी अटैचमेंट थे वो अटैचमेंट भी इन्होंने गिव अप कर दिए। और तब इनको क्या मिल रहा है, एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति, जिसे अपन लोग बोलते हैं। और इनको मालूम पड़ा कि सच्ची खुशी यानी असल में जो चाहिए इन लोगों को वो क्या है। एट द एज ऑफ 35 ऑन द सेम ऑस्पिशियस डे ऑफ हिज बर्थ, मतलब 35 साल की उम्र में जिस दिन बर्थ हुआ, ठीक है, ही रीच्ड निर्वाणा एंड बिकमिंग द बुद्धा और द एनलाइटेड वन। इसका मतलब ये हुआ 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया उसी दिन जिस दिन इनका बर्थ हुआ था। एक तरीके से पूर्णिमा जो हम लोगों ने बात की थी, वैसाखी पूर्णिमा। और अब ये एनलाइटेड वन नाम से जाने जाता है, मतलब इसको माना जा रहा है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और अब ये परम ब्रह्म जिसे अपन लोग बोल सकते हैं उसको प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद ये प्रीचिंग स्टार्ट करेंगे। वो कैसे स्टार्ट होगा वो समझेंगे हम लोग। फॉलोइंग हिज एनलाइटमेंट इन बोध गया, he delivered his inaugural sermon to his 5 companions at the Deer Park in Sarnath। ये मार्क कर लेना, ये अलग अलग देखो इसमें कुछ वर्डिंग होगी, नहीं अभी ज्योग्राफी का रहने दो सर, अभी अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, यही चलने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अब देखो वो क्या रहा है, बोध गया में इन्होंने फर्स्ट सरमन देना स्टार्ट किया। फर्स्ट सरमन का मतलब ये होता है जब कोई पर्सन को ज्ञान प्राप्त हुआ, नॉलेज प्राप्त हुई, और नॉलेज के बाद वो सबसे पहले अपनी नॉलेज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, यानी किसी को अपना प्रवचन देंगे, उसको ही बोला गया फर्स्ट सरमन। फर्स्ट इनॉग्रल मतलब फर्स्ट। पहला सरमन कहाँ पे दिया इन्होंने, सारनाथ में, और ये सारनाथ का है नियर वाराणसी। दिस पिवोटल इवेंट नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन, और जब इन्होंने पहला अपना वो जो सरमन दिया यानी पहली बार स्पीच दी, उसे बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है कि धर्म का पहिया चल गया है ना, स्टार्ट हो गया। इसी को हम लोग और भी ट्रांसलेट कर सकते हैं द टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, है ना, कि जो नियम कानून या धर्म का चक्र जो है वो चल घूम गया है, स्टार्ट हो गया। मार्क द कमेंसमेंट ऑफ दिस टीचिंग, तो ये वो समय है जब गौतम बुद्धा ने फर्स्ट टाइम से जो प्रवचन देना स्टार्ट किया, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से समझते हैं। अब इन्होंने फर्स्ट 5 डिसिप्लिन जो हमने बात की ना, डिसिप्लिन जिससे किन 5 लोगों को पहले ज्ञान दिया सारनाथ के अंदर, तो ये 5 लोग ये हैं, कौंडिन्य, भद्रिका, वस्पा, ठीक है, महानमन और हस्तजित। अब इनके नेम हिंदी में डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ इंग्लिश में थोड़ा बहुत स्पेलिंग का एरर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आपको स्पेलिंग्स पे थोड़ा बहुत करना है, क्योंकि जब ये लिखनी होगी तो आप इनको लिख पाए। ये 5 उनके पहले शिष्य रहे जिनको उन्होंने अपना प्रवचन दिया। अगला, अब बुद्धिज्म के अंदर त्रिरत्न की बात की जाती है, 3
थ्री ज्वेल्स मतलब तीन रत्न कौन कौन से हैं? द थ्री ज्वेल्स त्रिरत्ना एम्ब्रेस्ड अंडर बुद्धिज्म आर बुद्ध धम्म संघ, यानी बुद्ध धम्म संघ के लिए अगर हम बुद्ध की बात करते हैं तो थ्री ज्वेल्स यही चीजें, बुद्धा धम्मा और संघ, यानी गौतम बुद्ध की बातें माननी है, धम्म को फॉलो करना है और संघ यानी ग्रुप बना के रखना है। द एनलाइटेड वन टीचिंग ऑफ बुद्धा डॉक्ट्रिन द मोनेस्ट्रिक ऑर्डर, ठीक है। इन जो बुद्धा ने टीचिंग दी है ना, उन्हीं को हम उसी क्रम में या उसी ऑर्डर में हम फॉलो करते हैं और हम ये मानते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए, या भगवान नहीं बोलना चाहो तो आप ये समझ लीजिए कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसी क्रम में आपको उनको फॉलो करना चाहिए। अब ये अमंग द थ्री ज्वेल्स ऑफ त्रिरत्ना द कॉन्सेप्ट ऑफ संघा सिग्निफाइंग द ऑर्डर ऑफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बुद्धा। संघ मतलब ग्रुप, जैसे अपन बोलते हैं ना कि कहीं पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर सब बैठे हुए तो संघ बोल दिया जाता है। तो बुद्धा ने बताया था संघ के बारे में ड्यूरिंग हिज इनॉग्रल सर्मन एट सारनाथ, जब उन्होंने पहली बार सारनाथ में अपना प्रवचन दिया। द फाइव कंपेनियन हु जॉइंड बुद्धा इन हिज जर्नी बिकेम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस संघा। अब संघ बनाया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा तो फाउंडिंग मेंबर कौन हो गए? वही पांच लोग जिनको सबसे पहले बताया गया था, और इन्हीं ने वो ग्रुप फॉर्म किया। वो पांच लोगों के नाम हमने ऊपर देख लिए थे। देन बुद्धा अटेन्ड महापरिनिर्वाण और द अल्टीमेट लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, यानी बर्थ और डेथ इन कुशीनगर। अब ये एक तरीके से है ना, हमने एंडिंग समझ ली कि महापरिनिर्वाण का मतलब है कि डेथ कब हुई बुद्धा की, है ना, मतलब ब्रह्म में विलीन कब हो गए वो। और इसमें ये बोला जाता है कि वो बुद्धिज्म ये मानता है कि बार बार जन्म होता है और फिर मृत्यु होती है, तो उन्होंने बोला कि इन्होंने वो स्थान प्राप्त कर लिया है जिससे वो बर्थ और डेथ के साइकिल से बाहर निकल गए हैं, वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे। कहाँ पे उनकी डेथ हुई? कुशीनगर के अंदर, लोकेटेड विद द मल्ला महाजनपद। तो हमने महाजनपद पढ़े थे इससे पहले, है ना, तो मल्ला महाजनपद में इनकी डेथ हुई, इनकी गौतम बुद्ध की। मल्ला महाजनपद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कितनी एज में? एट द एज ऑफ 80, 80 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, एक सेकंड की, 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई, मतलब जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि 80 ईयर्स की एज में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया उत्तर प्रदेश में। At the age of 80, approximately in 483 BC, throughout much of his life, he was contemporaneous with King Bimbisar. Contemporaneous का मीनिंग होता है समकालीन। समकालीन का मतलब कि इनके समय में, उस जमाने में कौन से राजा रहे होंगे, बड़े राजा, तो बिम्बिसार। And in his final years, he was associated with Ajatasattu of the Harakya dynasty. और जीवन के अंतिम समय में ये अजात शत्रु के साथ कांटेक्ट में आएंगे, और अजात शत्रु जो है वो हरक्या डायनेस्टी का एक तरीके से रूलर था, राजा था। बुद्धा इज रेफर्ड टू बाय वेरियस टाइटल इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अगर आप बुद्धिज्म के बुक्स वगैरह पढ़ोगे या फिर उनका लिटरेचर पढ़ोगे तो उनके कई सारे नाम है। कौन कौन से नाम है? इंक्लूडिंग तथागत, पहला है तथागत, एंड साक्य मुनि, ठीक है। Kasapa Buddha is recognized as the Buddha's predecessor in Buddhism, while Maitreya, the future Buddha, is regarded as his successor। कहने का मतलब ये है, कसापा बुद्धा जो है वो इनसे पहले का, मतलब गौतम बुद्ध के जन्म से पहले जो बुद्धा माना जाता है वो कसापा है, और अभी जो आगे आने वाले हैं फ्यूचर बुद्धा जो है वो है मैत्रेय, ठीक है। ये दो नाम ध्यान रखना, पहले वाले को कसापा बोलते हैं, आने वाले को मैत्रेय बोलते हैं। ये फ्यूचर बुद्धा है, कभी फ्यूचर में कभी बॉर्न होंगे, मतलब जन्म लेंगे, ये मैत्रेय, ठीक है, फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं। अब थोड़ा समझते हैं अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल। बुद्धिस्ट स्कूल मतलब बुद्धिज्म रिलीजन के अंदर किन किन चीजों पर फोकस किया जाता है और क्या उनकी टीचिंग्स वगैरह है। Following the passing of Buddha, the original Sangha is believed to have fragmented into two early schools between
383 एंड 250 BC। कहने का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि बुद्धिज्म जो है दो पार्टों में डिवाइड हो गया अर्ली टाइम में। कब से कब तक? 383 से 250 के बीच में। कौन कौन सा है? तथाविरा निकाय और दूसरा हो जाएगा महासंघिका। महासंघिका। तो पहला देखिए, तथाविरा निकाय विच एनकम्पास सेवरल सब सेक्ट, मतलब इसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचें हैं। अब इनके नाम नहीं ध्यान रखने आपको, ये बहुत सारे नाम है। महिषाका, श्रावस्तिवादा, संक्रांतिका, ये इनके नेम याद नहीं रखने। आप बस ये ध्यान रखो कि दो ग्रुप थे, एक तो हो गया तथाविरा निकाय और दूसरा हो गया महासंघिका, दो ग्रुप। अब इनके अंदर जो डिवीजन है उसको याद रखने की जरूरत है नहीं, बस लिख इसलिए दिए हैं, कभी आपका मन करे तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसी के अलावा और भी बहुत सारे इसमें अलग अलग सेक्ट, और सेक्टों का भी सब सेक्ट, सेक्ट का भी क्या होगा? सब सेक्ट, यानी संप्रदाय का भी संप्रदाय, मतलब उसके भी अंदर पार्ट होंगे, ये बहुत सारे डेवलप होंगे। हालांकि इतना उतना मतलब काम का है नहीं, ये तो बस ऐसे ही जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे बुद्धिज्म फिलोसफी के अंदर, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन बोला सब्सिक्वेंटली लेटर बुद्धिस्ट स्कूल इमर्ज इंक्लूडिंग थेरावेदा, महायान, वज्रयान। ठीक है, इनको हम लोग स्टडी करेंगे कि ये जो फाइनली जो तीन ग्रुप बने, थेरावेदा, महायान, वज्रयान, इसके बारे में। अब बुद्धिज्म की फिलोसफी क्या है? द बेसिक टेनेट ऑफ बुद्धिज्म आर एक्सप्लेन्ड थ्रू द फोर मेजर नोबल्स। ये चार चीजें ध्यान रखनी है। दुनिया में गौतम बुद्ध ने जो भी ज्ञान दिया वो सब कुछ इन चार सत्य पे आधारित है। नोबल ट्रुथ जिसे अपन लोग बोलते हैं। कौन कौन से नोबल ट्रुथ है? द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, सफरिंग मतलब दुख ही दुख है संसार में। द ट्रुथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग, ठीक है, समुदाय मतलब कि जितने आपको जो सफरिंग होती है, मतलब दुख होता है, दुख का एक कोई कारण होता है। ओरिजिन मतलब सफरिंग है, ओरिजिन मतलब किसी का स्टार्टिंग पॉइंट है, कुछ कारण है। अब क्या क्या कारण है इसका? ये देखो, द ट्रुथ ऑफ जो आ रहा है ना, ये कॉमन वर्ड लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सफरिंग, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ सफरिंग, द सिचुएशन ऑफ सफरिंग, यानी सफरिंग का उपाय क्या है, कैसे दूर करोगे, और उसको दूर करने के जो पाथ है, मार्ग है, द पाथ ऑफ द सिचुएशन ऑफ सफरिंग, यानी उस दुख को कैसे दूर कर सकते हो। तो क्या होता है, चार बातें हैं। पहला बात है कि दुख ही दुख है, फिर दुख का उपाय भी है, समुदाय मतलब उपाय भी है। उपाय कैसे है कि आपको सभी चीजों के से अलग होना पड़ेगा। दुख हो, दुख क्यों होता है? इच्छाओं की वजह से होता है, तो वो इच्छाएं छोड़नी होंगी, और इसका एक मार्ग है जो आपको फॉलो करना होगा। तो इसी को अगर हम शॉर्ट में बोलें कि दैट इज लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, दुख मतलब जीवन दुखों से भरा हुआ है। ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कंटेन द सीड्स, और हर एक चीज का एक कारण है, और वो कारण क्या है? जीवन में इच्छाओं का होना। अगर इच्छाएं नहीं होंगी तो दुख भी नहीं होगा। हम लोगों को दुख क्यों होता है? क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है। ये चीज उन्होंने समझाई थी। तो सीड्स ऑफ सॉरो, सॉरो इज कॉज्ड बाय डिजायर। सॉरो क्यों, दुख क्यों होता है उनको? क्योंकि हमारी इच्छाएं होती हैं। दिस कीप्स अ पर्सन कॉट इन संसारा, संसार यानी संसार, इसी वजह से इंसान संसार में बंधा रहता है। द एंडलेस साइकिल ऑफ रिपीटेड रीबर्थ, दुखा एंड टाइम अगेन, और इसीलिए इंसान बार बार जन्म लेगा और उसकी डेथ होगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो इच्छाएं हैं वो खत्म नहीं हो रही है। सिंपल टर्म्स में गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि संसार में दुख ही दुख है, दुख का एक कारण है। कारण क्या है? हमारी इच्छाएं, और हमें उससे अगर बाहर निकलना है तो हमें अपनी इच्छाओं को खत्म करना होगा। तो जैसे अगर आप इच्छा खत्म कर लेते हो तो आपका दुख भी खत्म हो जाएगा। मेरी वॉइस आ पा रही है आप लोगों तक? हाँ जी, ठीक है, आगे देखिए। अब देखो, ये आगे उपाय बताया हुआ है। इफ वन गेट्स रिड ऑफ यानी अगर किसी ने अपनी डिजायर्स छोड़ दी, एंड नीड्स जो भी जरूरतें हैं, देन वन कैन बी फ्री एंड एट पीस। दिस कैन बी अटेन्ड थ्रू फॉलोइंग नोबल एट फोल्ड पाथ। ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको अपनी इच्छाओं को त्यागना है,
आपको इस बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से बाहर निकलना है, तो ये आपको 8 रास्ते फॉलो करने पड़ेंगे। 8 फोल्ड पाथ बोला गया है इसको। ये 8 बातें फॉलो कर लो तो इसे क्या बोला जा रहा है? 8 फोल्ड पाथ। पहली बात क्या है? काइंड, ट्रूथफुल एंड राइट स्पीच, मतलब सही बात बोलना। ऑनेस्ट, पीसफुल एंड राइट एक्शन, सही काम करना। टू फाइंड द राइट लाइवलीहुड विच डज नॉट हार्म एनीथिंग, ऐसी आजीविका करना। आजीविका मतलब जिसके द्वारा आपको धन प्राप्त होगा या फिर आप अपना जीवन चला रहे होंगे जिससे किसी को दुख ना पहुंचे। डज नॉट हार्म एनीवन, किसी को भी नुकसान ना हो रहा हो। नेक्स्ट है राइट एफर्ट्स, कल्टिवेटिंग सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण रखना और सही काम करना। राइट माइंडफुलनेस, अच्छे मूड में रहना, मतलब पॉजिटिव रहना, मोटिवेटेड रहना। राइट मेडिटेशन, ध्यान वगैरह करना। एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ, और जीवन के सत्य के बारे में, जीवन के बारे में आपको सोचना चाहिए, मतलब ध्यान लगाना चाहिए कि जीवन क्यों मिला है, उसका कारण क्या है। The worth of the sincere and intelligent man is right through right thoughts। और दूसरी बात यह है कि हमारे विचार हमेशा सही हो, विचार भी सही हो, एक्शन भी सही हो, कुछ बुरा नहीं करना है, बुरा की बात ये है। अवॉइड सुपरस्टिशन एंड कल्टिवेट राइट अंडरस्टैंडिंग, आपको बाहरी आडंबर नहीं मानना है और आपको सही चीजें करनी है और बतानी चाहिए, कल्टिवेट भी करना है और सही समझ रखना है। ये एक रास्ते, यानी कुल मिला के बात ऐसी है, जीवन में ऐसा काम करो दूसरे को दुख ना हो और आप भी कोई परेशान हो, और अगर ऐसा कर दिया तो आपको एनलाइटमेंट मिल सकता है। एनलाइटमेंट मतलब जन्म और मरण के साइकिल से आप बाहर निकल सकते हैं, ऐसा गौतम बुद्ध ने बताया। ठीक है जी, आगे देखो। अकॉर्डिंग टू बुद्धा द मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, ये इंडिया फॉलो करती है ना। इंडिया की डिप्लोमेसी पूरी की पूरी इसी मध्यम मार्ग पर डिपेंड करती है। और मिडिल वे delineates the essence of a noble eightfold path leading towards liberation। लिबरेशन का मीनिंग ये हुआ कि अगर आपको जीवन में स्वतंत्रता, यानी वही जीवन मरण के रास्ते से बाहर निकलना है, तो मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा ना तो रिजिड होना चाहिए, और रिजिड होने का मतलब ये हुआ, एक सेकंड, कोई नहीं, देखो मेरे को लग रहा है खत्म ही नहीं, पता नहीं कब खत्म होगा। तो बुद्धिज्म जो है डिस्टिंक्टली repudiates the authority of Vedas and negates the notion of the existence of soul in contrast to Jainism। अब ये बड़ी बात, देखो ये ध्यान रखना कि बुद्धिज्म जो है ना वो अथॉरिटी ऑफ वेदा को निगेट्स करते हैं, निगेट्स मतलब नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं ये नहीं। एंड द नोशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा, आत्मा यानी सोल, इन कॉन्ट्रास्ट टू जैनिज्म, यानी आत्मा और वेद, इन दो चीजों पे इनका अलग अलग व्यू है। अब इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ रहे होंगे जिनकी मीनिंग वगैरह आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही होगी, तो जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, तो जितने भी वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे हो आप उनको एक बार वर्ड मीनिंग में मीनिंग ढूंढ लो, क्योंकि हो सकता है जब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो हम लोग सारे के सारे वर्ड्स कवर ना कर पाए, तो आपको थोड़ा सा अपने एंड पर भी एफर्ट्स लगाने, उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, तो आप उसको थोड़ा सा देख लेना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि एक दो वर्ड्स लिख लीजिए अभी, एक इसमें आया रेपुडिएट्स, इसका मीनिंग मालूम है? हाँ जी, मेरी आवाज आ पा रही है? रेपुडिएट्स का मतलब होता है कि नहीं मानना, किसी चीज को नहीं मानना। बेसिकली ये लोग वेदास को नहीं मानते, वेदास को फॉलो नहीं करते हैं, वेदास को क्या नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, और ये भी नहीं मानते हैं कि वेदा सुप्रीम है, क्योंकि हमारे आप मान ही रहे हैं कि वेदा सुप्रीम होते हैं हिंदू धर्म में, लेकिन ये इसको नहीं मानते हैं, ये डिनाई करते हैं, डिनाई द नोशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, प्लस ये आत्मा को भी नहीं मानते हैं। लेकिन वो जन्म पुनर्जन्म को मान रहे हैं, आत्मा नहीं मान रहे।
जबकि जैनिज्म में आत्मा को माना जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू जैनिज्म, मतलब जैनिज्म में आत्मा की वैल्यू है, और वैल्यू इन द सेंस वो मानते हैं कि आत्मा है, ये लोग नहीं मानते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार आत्मा तो होती है, तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन क्या है ना, अलग अलग रिलीजन का अपना अपना थॉट है कि वो लोग क्या मानते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये लोग विदास को नहीं मान रहे हैं और एक्जिस्टेंस ऑफ सोल नहीं मानते हैं। अगला देखिए, following Buddha's attainment of Mahaparinirvan in Kushinagar in 483 BC, there arose a necessity to compile his teaching. जब उनकी डेथ हो गई, गौतम बुद्ध की जब डेथ हो गई, तो ये सोचा गया कि यार जो भी कुछ ये बोल के गए हैं ना, वो लिख लेते हैं एक जगह। So thus, over the subsequent 500 years, 4 Buddhist councils were convinced to organize this material. तो इनकी डेथ के बाद अगले 500 सालों में कुल मिला के 4 बुद्धिस्ट मीटिंग हुई। बुद्धिस्ट मीटिंग क्या होता है कि बुद्धिज्म रिलीजन को मानने वाले बड़े बड़े जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर बुक्स वगैरह मटीरियल वगैरह लिखते हैं, उसे बोलते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स। Councils were convened to organize this material, resulting in the composition of 3 major pitaks. पिटक यानी किताबें लिखी गई, 3 किताबें। कौन कौन सी? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। दोबारा देख लो, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है। When amalgamated, these texts are collectively referred to as the Tripitaka। और अगर हम तीनों को मिलाकर, amalgamation का मीनिंग होता है तीनों को मिलाकर, अगर हम तीनों को मिलाकर कलेक्टिवली इनको बोलते हैं तो ये त्रिपिटक, त्रिपिटका। Notably, all these scriptures were transcribed in the Pali language। ये मार्क कर लेना कि ये सारा लिटरेचर जो आपको मिलेगा वो पाली लैंग्वेज में मिलेगा। इसमें मिलेगा पाली लैंग्वेज के अंदर, संस्कृत में नहीं है। मोस्टली हम लोग जब वेदास की बात करते हैं, जैसे हमने वेदा पढ़ा भी था, तो वेदा में हमने पढ़ा था कि लिटरेचर जो भी है, जो भी मतलब बुक्स वगैरह है, वेदा वगैरह को लिखे हुए थे संस्कृत में, लेकिन ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है पाली लैंग्वेज में। आगे देखिए, अब ये बुद्धिस्ट काउंसिल है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है राजगृह। कब हुई? 483 BC में। It was held at the Saptaparni cave immediately after the death of Buddha। तो मीटिंग जो होती थी वो गुफाओं के अंदर होती थी मोस्टली। सप्तपानी केव के अंदर हुई गौतम बुद्ध की डेथ के बाद। अब इसमें कौन रूलर कौन है, किसने ऑर्गेनाइज की करवाई होगी, किसने फंडिंग वगैरह, जो मनी वगैरह खर्च होगी वो कैसे? तो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजातशत्रु। कौन रहा होगा उस टाइम? किंग अजातशत्रु। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो किंग है वो है अजातशत्रु। वही कहाँ पे है? राजगीर जगह में। दूसरी बात, अब अगली चीज ध्यान रखना है कि चेयरमैन कौन है? महाकश्यप। चेयरमैन कौन है? महाकश्यप। अब हुआ क्या इसमें? उपाली recited Vinay Pitaka, which contained the rules of Buddhist order. Ananda and other disciples of Buddha recited Sutta Pitaka, containing the great collection of Buddha sermons on matter of doctrine and ethical beliefs। तो कहने वाली बात ये हुई कि एक तो विनय पिटक लिखी गई इसमें और दूसरा सुत्त पिटक। दो बातें लिखी है। विनय पिटक में क्या है? कौन से रूल फॉलो करने हैं। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्धा की टीचिंग्स। सुत्त पिटक में क्या मिल जाएगा आपको? बुद्धा की टीचिंग। अब जो सर्कल किया है उसके बारे में आपको याद करना होगा। ये तो होगी फर्स्ट काउंसिल। अब आइए सेकंड काउंसिल पे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल पहली बात तो कहाँ पर हुई? जैसे फर्स्ट हुई थी राजगीर में, दूसरी कहाँ पर हुई है? वैशाली में। कब हुई है? 383 BC। अब जो वहां पे फर्स्ट 483 BC था, देखो यहाँ पे 483 BC था और ये है 383 BC, 100 सालों के बाद। तो लिखा हुआ भी है was held approximately 100 years after death of Buddha। बुद्धा की डेथ के 100 years के बाद ये मीटिंग हुई अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कालाशोक और चेयरमैन है सवाकामी। अब वो ध्यान रखें, जैसे हमने पहले में ध्यान रखा था अजातशत्रु है ना, और महाकश्यप। सेकंड में कौन है? कालाशोक एंड सवाकामी। कालाशोक किंग है और सवाकामी कौन है? चेयरमैन है। तो ये और ही ध्यान रखना, अशोका का ग्रेट नहीं है ये अलग इंसान है, कालाशोका। ठीक है ना। सवाकामी। क्या हुआ इस मीटिंग में? मेनली ड्यू टू द 10 डिस्प्यूटेड पॉइंट अंडर द विनय पिटक। अब जो डिस्प्यूट थे यानी कुछ और लिटरेचर लिखा गया,
विनय पिटक के अंदर जो लिखा हुआ था उसको ही कुछ चेंजेस वगैरह किए गए। देन अ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में। तीसरी कब हो रही है? पाटलिपुत्र में। और ये कितने कब हो रही है? 250 BC, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अशोका। कौन है किंग? अशोक। और चेयरमैन कौन है मीटिंग का? मोगली पुत्र तिस्रा। ध्यान में, मोगली पुत्र तिस्रा, मोगली पुत्र तिस्रा। अब इसमें क्या हुआ? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक टुक प्लेस। अभिधम्म पिटक, तो इससे पहले हमने कौन से पिटक पढ़ लिए थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक कब बना? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के। तो सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक हो गया, तीनों पिटक बन गए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। देन आता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हो रही है कुंडल वन में होगी, कश्मीर के अंदर। कुंडल वन कश्मीर कब हुई है? 72 AD। कुंडल वन कश्मीर 72 AD। कौन सा रूलर है? कनिष्क रूलर, कनिष्का। रूलर कौन है? कनिष्का। चेयरमैन कौन है? वसुमित्रा। चेयरमैन कौन है? वसुमित्रा। रिजल्टिंग इन द डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान एंड महायान। और ये फोर्थ मीटिंग में, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म जो होगा दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा, हीनयान और महायान। तो दो ग्रुप ध्यान रखते हैं, हीनयान और महायान। अब अलग अलग ग्रुप के अलग अलग क्या बन जाएंगे? चेयरमैन या डेप्यूटी या फिर उसको चलाने वाले। तो आगे Ashwaghosa, the deputy of Vasumitra, participated in this council and all the deliberations were made in Sanskrit. One more fourth Buddhist council was held at Sri Lanka. एक और जो काउंसिल होगी श्रीलंका में होगी, लेकिन ध्यान रखना ये महायान है और महायान है और हीनयान है, इन ग्रुप के भी अपने अपने एक तरीके से लीडर या फिर उनके प्रवर्तक होंगे, महायान के भी और हीनयान के भी। अब कोई पूछता है कि बुद्धिज्म कौन से ईयर में दो पार्ट में डिवाइड हो गया? आपको बताना है 72 AD। कौन सी काउंसिल में? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर कौन सी किंग का पैट्रोनेज यानी सहारा था? कनिष्का का। ठीक है, चेयरमैन कौन है? वसु। ऐसे तीन चार पांच बार आपको ये पढ़ना होगा, तो आप इसको क्लियरली ग्रैब कर पाओगे। अब आगे देखिए, historical records indicate that during the Fourth Council, under the reign of King Kanishka, Buddhism underwent a schism, giving rise to two distinct sects, Heenan and Mahayana Buddhism. As time progressed, the Heenan school gradually declined. ये ध्यान रखना, Heenan क्या कर गया? Decline कर गया, paving the way for the emergence of two additional schools within Buddhism. तो हीनयान डिक्लाइन करेगा और बुद्धिज्म में दो ग्रुप और डेवलप हो जाएंगे। तो हीनयान महायान में ध्यान रखना है आपको। महायान बड़ा, महायान तो डेवलप रहेगा, लेकिन हीनयान क्या हो जाएगा? धीमे धीमे डिक्लाइन हो जाएगा। तो एक हो गया हीनयान, एक हो गया महायान। अब फोर मेजर स्कूल डेवलप सो फार अंडर बुद्धिज्म कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो हो गया महायान, हीनयान, ये दो तो हैं। उसके बाद थेरावेदा बुद्धिज्म और वज्रयान। हीनयान, महायान, थेरावेदा, वज्रयान, ये चार डिवीजन बुद्धिज्म में देखने को मिलते हैं ब्रॉडली, है ना? बहुत अगर हम समझे तो चार डिवीजन हैं। आगे समझिए, Buddhist practices encompass a variety of elements, including taking refuge in Buddha, Dhamma, and the Sangha, engaging the study of the scriptures, adhering the moral concepts, relinquishing caves and attachment, practicing meditation, nursing wisdom, loving kindness, and compassion. Additionally, Mahayana practitioners focus on cultivating bodhisattva, while Vajrayana practitioners engage in practice such as generation stage and completion stage. अब ये समझो क्या चीजें बोल दी इसमें। कुल मिला के बताने जा रहे हैं कि बुद्धिज्म को अगर प्रैक्टिस करना है तो एक तो बुद्धा के बारे में पढ़ना है, दूसरा धम्म के बारे में पढ़ना है, और तीसरा संघ के बारे में। यानी बुद्धा में बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करना है, धम्म को फॉलो करना है, और संघ, संघ यानी ग्रुप ऑफ पीपल क्या बोलता है वो।
इसके अलावा ये लोग जो भी बुद्धिज्म को सपोर्ट करेंगे, जो भी इसको फॉलो करेंगे, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, मोरल वैल्यू समझेंगे और गुफाओं में रहेंगे, केव के अंदर, जो मतलब प्रॉपरली नन भिक्षु बन जाते हैं ना, मॉन्क मॉन्क और नन जो होंगे वो केव्स में रहेंगे, गुफाओं में रहेंगे। घर बनाने का उनको नहीं था, क्योंकि वो ये फिर घर बनाओगे, फिर प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी से फिर इच्छाएं आएंगी, इच्छाओं से फिर फंस जाओगे, इसलिए वो केव्स में रहना है। और जितने भी लोग प्रैक्टिस करेंगे उनका अपना अपना एक आइडियोलॉजी होगा। तो महायान जो है प्रैक्टिशनर्स वो फोकस करते हैं बुद्ध ने जो कहा उसके बारे में, ठीक है। और जो वज्रयान वाले लोग हैं वो तो जनरेशन स्टेज और कंप्लीशन स्टेज की कैसे अर्जित करना है केवल्य को और कैसे उसको कंप्लीट करना है इसके बारे में सोचते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो वही है कि पूरी तरीके से केव में रहना, गुफाओं में रहना और उनके काम। यहाँ पे ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हर कोई जो बुद्धिज्म फॉलो करेगा वो गुफाओं में रहेगा। जो लोग प्रॉपरली मॉन्क बनेंगे, भिक्षु बनेंगे ना, उनको रहना है, बाकी लोगों को ऐसी जरूरत नहीं है। देन एक और है थेरावेदा बुद्धिज्म। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज द cessation of the clash and the attainment of nirvana। अच्छा, थेरावेदा बुद्धिज्म का मेन मोटिव जो है, तो हर किसी का मोटिव एक ही है कि निर्वाण मिल जाए, क्योंकि बुद्धिज्म का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अल्टीमेट जो बर्थ रिबर्थ का साइकिल है वो खत्म हो जाए और आपको निर्वाण प्राप्त हो जाए। तो इसी के अलग अलग तरीके हैं कि कैसे मिलेगा। तो a sublime state achieved through the diligent practice of the noble eightfold path, the path is considered a means of breaking free from cycle of suffering and rebirth। और ये बोल रहे हैं कि अगर आपको इसी साइकिल से यानी जो बर्थ रिबर्थ वाले से बाहर निकलना है, तो आपको एट फोल्ड पाथ फॉलो करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ। और अगर आपने वो एट फोल्ड पाथ फॉलो कर लिया तो आप जन्म मृत्यु के फेर से बाहर निकल जाओगे और आपको एनलाइटमेंट मिल जाएगा। अगला है conversely within the Mahayana tradition the primary aspiration is to attain Buddhahood through the Bodhisattva path। This path involves remaining within the cycle of birth to assist other beings in achieving awakening rather than seeking personal liberation in nirvana। अब देखो महायान क्या बोल रहे हैं कि हमें निर्वाण प्राप्त नहीं करना है, हमें दूसरों को निर्वाण दिलाना है, ठीक है। ये यही मान रहे हैं कि वो पाथ फॉलो करना है जिससे और लोगों को बर्थ रिवर्स साइकिल से बाहर निकलने का मौका मिले। तो हर एक रिलीजन का अपना अपना एक मान सकते हैं हम लोग की आइडियोलॉजी है और उनका कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। अब अगला है हीनयान बुद्धिज्म। तो अभी पूरा हीनयान के बारे में पढ़ेंगे, फिर महायान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे। आप ये पीडीएफ में आपको भेजता हूँ, आप उसको रीड आउट करिएगा, जैसे कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो अपना कलेक्ट कर पाओगे चीजों को। अभी जो पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत है? हाँ अंकुर जी, आप पूछ लो, आप क्या पूछ रहे थे बताइए।